एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन को। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 होने वाला है। तो चलिए इस चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो सबसे पहले हमें इसे ही समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी संस्था है, एक संस्था होती है जो कि क्या करती है, विश्व के विभिन्न देशों के लिए काम करती है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक ऐसा समूह है, एक ऐसी संस्था है जो एक देश नहीं बल्कि बहुत सारे देश मिलजुल कर उस संस्था को बनाते हैं, और वो संस्था किसी एक देश नहीं बल्कि सभी देशों के लिए काम करती है। अब चूंकि ये सभी देशों के लिए काम करती है, इसलिए इसके सदस्य भी क्या होते हैं, अधिक होते हैं, और इसके कार्य क्षेत्र भी विस्तृत होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी संस्था होती है जिसमें कोई एक देश नहीं जबकि बहुत सारे देश होते हैं, तो सदस्य भी अधिक हो गए और ये सबके लिए काम करती है, इसलिए इसका कार्य क्षेत्र भी विस्तृत हो जाता है। और इसकी जो उपस्थिति है वो वैश्विक स्तर पर होती है, क्योंकि ये एक विश्व लेवल की संस्था है। अगर ये किसी देश में होती तो हम क्या कहते हैं कि ये एक राष्ट्रीय संस्था है, परंतु ये देश के ऊपर बहुत सारे देशों को मिलकर विश्व के लेवल की एक संस्था होती है, इसलिए हम कहते हैं वैश्विक स्तर पर इसकी उपस्थिति होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, एक ऐसी संस्था है जो विभिन्न देश मिलकर बनाते हैं और ये विभिन्न देशों के लिए काम करती है। इसके सदस्य भी अधिक होते हैं, इसका कार्य क्षेत्र विस्तृत होता है और वैश्विक स्तर पर इसकी उपस्थिति होती है। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों बनाए जाते हैं, हम इसको समझ लेते हैं। यानी कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों होती है, तो बस आप इसको अभी ध्यान से देखना, आप उसका आंसर आसानी से दे दोगे। देखो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व में कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनका निपटारा कोई एक देश नहीं कर सकता है। ऐसे में हमें इन संगठनों की जरूरत पड़ती है। अब इसका आप कैसे समझ सकते हैं, आप समझ सकते हो इसको कोविड-19 से। जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, क्या कोई एक देश इस समस्या का समाधान निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता ना। हम सभी देशों को एक साथ आना पड़ेगा। तो हम सभी देश किसके माध्यम से एक साथ आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से एक साथ आएंगे। इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो भी कोई एक देश खत्म नहीं कर सकता। प्रदूषण इतना फैल रहा है तो वो भी कोई एक देश खत्म नहीं कर सकता। इसके लिए सभी देशों को साथ में आना पड़ता है, और इसीलिए क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं। सबसे पहला। दूसरा देखो, शांतिपूर्ण समाधान के लिए तथा आपसी बातचीत को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण होते हैं। देखो, सामान्यतः दो देशों में लड़ाई झगड़े मनमुटाव चलता रहता है, तो इनका शांतिपूर्ण समाधान कौन निकालना, कोई तो निकालने वाला चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांति से उनका समाधान निकालते हैं, दोनों देशों में बातचीत को बढ़ावा देते हैं, और इसीलिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने में भी मदद करता है। कैसे, अभी कोविड चल रहा है, हमें कैसे पता चलेंगे कि किस देश में कोरोना की कैसी स्थिति है, कहाँ पर कितने आंकड़े आ रहे हैं, कितने मरीज आ रहे हैं, तो ये सब सूचनाएं कौन जुटाता है, ये सब सूचनाएं अंतर्राष्ट्रीय संगठन जुटाता है। तो इसलिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारे लिए क्या है, मददगार है। पूरी दुनिया का सहयोग हासिल करने में भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रमुख भूमिका है। अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कहीं ज्यादा देश शामिल होते हैं, ओके, तो इससे क्या होगा, पूरी दुनिया का सहयोग मिलेगा, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या हो जाते हैं, प्रमुख हो जाते हैं। उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं। युद्ध के टाइम पर अगर किन्हीं देशों में युद्ध छिड़ने की स्थिति है तो वहां पर भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद करेंगे, उन्हें शांति को बढ़ावा देने और शांति से उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ में विभिन्न देशों की सहायता करते हैं ताकि हम सबकी बेहतर जीवन स्थिति कायम हो। ऐसा नहीं है युद्ध में शांति बस ऐसा ही काम करते हैं, उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे भी काम करते हैं जिससे मानव का जीवन क्या हो, बेहतर हो। जैसे उन्हें जो मुख्य सुविधा है,
स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, भोजन ये सारी भी मनुष्य को मिले, इसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन निरंतर कार्यरत रहते हैं। तो ये कुछ कारण है जिनसे हम कह सकते हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए और ये हमारे लिए जरूरी है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से दिमाग में फिट कर लेने हैं, बिकॉज ये IMP क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत क्यों होती है, तो आपको ये 5 या जो भी 6 पॉइंट है वो आपको अच्छे से बता देने हैं। ओके, तो अब आपने समझ लिया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारे लिए क्यों जरूरी है। पर क्या दुनिया में, क्या विश्व में ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो जी हाँ, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। अब ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ये आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या किया जा रहा है, माना जा रहा है। अब यहाँ पर आप मैप में यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं, एक चित्र बना हुआ है। ये जो चित्र है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन का ही है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतीक चिन्ह है, यानी कि इसको दर्शाता है। इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दुनिया का नक्शा बना हुआ है। इसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां है और ये यहाँ पर चारों तरफ जैतून की पत्तियां आपको दिखाई दे रही है। ये पत्तियां विश्व शांति का संकेत करती है, यानी कि दुनिया में शांति रहे इसका संकेत प्रदान करती है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में MCQ या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है, इसमें जो जैतून की पत्तियां बनी हुई है किसकी प्रतीक है, तो आपको बता देनी है विश्व शांति की प्रतीक है। साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस पौधे की पत्तियां है, तो आपको बता देना है जैतून की पत्तियां है। ओके, तो ये आपने देख लिया। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ को डिटेल से समझेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई। तो चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसको समझते हैं। देखो, पहले विश्व युद्ध ने, आप सबको पता है अभी तक दुनिया में 2 विश्व युद्ध हो गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दोनों वॉर के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा हमारे चैप्टर 1 में, शीत युद्ध के दौर वाले में हमने पढ़ा था। ओके, तो आप सबको पता है जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो कितना खतरनाक हुआ। तो पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो दुनिया में काफी नुकसान हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, तो इससे वहाँ के जो मेन नेता है उनको लगा कि दुनिया में ऐसा कोई संगठन होना चाहिए जो इस पर कंट्रोल कर सके, ऐसे युद्ध ना होने पाए। तो इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ, यानी कि एक संगठन बनाया गया जिसका नाम दिया गया लीग ऑफ नेशन। ओके, अब ये संगठन बना, शुरुआत में इसको सफलता भी मिली, परंतु शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध ना रोक सका। यानी कि पहले विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन बनाया गया और उसको शुरुआत में सफलता मिली, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर भी हो गया, वो रोक नहीं सका। तो उस टाइम पर देशों को लगा कि इस संगठन को और मजबूत व शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें कोई कमी है, तभी तो ये युद्ध नहीं रोक सका। सबने फैसला लिया कि इसको हम और मजबूत और शक्तिशाली बनाएंगे। और दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और लोगों को लगा कि लीग ऑफ नेशन कमजोर है, तो उसके स्थान पर फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की 1945 में स्थापना हुई, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी 1945 के बाद ही खत्म हुआ था। अब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है 51 देशों द्वारा, यानी कि 51 देश मिलते हैं और एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और इस संगठन की स्थापना कर देते हैं। 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की जो संख्या है वो 193 हो चुकी है। तो विश्व के हिसाब से, विश्व की जो मैप है उसके हिसाब से 193 देश ही हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त हैं। ओके, तो इतने देश, सारे के सारे देश हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अब सदस्य बन चुके हैं। शुरुआत में कितने थे? 51 देश शामिल थे, पर धीरे धीरे करके कम से कम 193 देश यहाँ पर शामिल हो चुके हैं। और संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को ही इसकी स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को
संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। और जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ होता है ना, इसमें सबसे प्रधान कौन होता है? प्रधान जो पद होता है वो किसका होता है? तो वो महासचिव का होता है। और अभी जो वर्तमान के महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरेस। ओके, एंटोनियो गुटेरेस। तो आपको समझ आ गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, दुनिया को लगता है कि कोई संगठन बनना चाहिए, इसलिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है। पर इसके बावजूद भी द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, तो इसके लिए फिर इसको मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हो जाती है। 51 देश मिलकर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना करते हैं और 2011 में 193 देश इसमें जुड़ चुके हैं। कह सकते हैं कि दुनिया के सभी देश इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं। और साथ ही 24 अक्टूबर को इसीलिए इसका दिवस भी मनाया जाता है। और अभी वर्तमान में इसके जो महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस है। सो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ये अब चलिए अब हम समझेंगे कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके क्या उद्देश्य है, यानी कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बनाया गया। तो वही उद्देश्य जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, इंटरनेशनल लेवल पर कोई झगड़े ना हो, उसके साथ राष्ट्रों के मध्य संयोग कायम करना, जैसे जैसे जो भी राष्ट्र है उनके बीच संयोग की स्थिति बने, साथ में युद्ध छिड़ जाए तो शत्रुता के दायरे को कम करना अर्थात उनका समझौता करवाना, उसके बाद सामाजिक प्रगति करना, बेहतर जीवन स्तर को प्रोत्साहित करना, उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संधि तथा समझौते कराना, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी संधियां होती हैं और उनके समझौते कराना, ऐसी परिस्थिति पैदा करना जिससे न्याय, समझौते तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून इत्यादि द्वारा उत्तरदायित्व पालन किया जा सके, यानी कि ऐसी स्थिति बनाना जिससे जो भी न्याय है, समझौते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनका पालन किया जा सके। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है, उसके उद्देश्य थे, वही कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने के भी उद्देश्य है। तो ये भी काफ़ी IMP क्वेश्चन है। ओके, मैं आपको बता दूँ ये आपकी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और पहले भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनमें भी है, तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है। तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिए है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके 6 प्रमुख अंग है जो कि इस प्रकार है, यानी कि जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके 6 अंग है। सबसे पहले महासभा है, फिर सुरक्षा परिषद है, तीसरा आर्थिक व सामाजिक परिषद है, चौथा प्रन्यास परिषद है, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और छठा सचिवालय है। ओके, तो हमको ये जो चैप्टर है इसमें इन सब के बारे में कुछ भी डिटेल से नहीं दिया है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में दिया है, परंतु महासभा और सुरक्षा परिषद और खास करके हमें सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में ही समझना है। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम महासभा के बारे में देख लेते हैं कि महासभा क्या है। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ की विचारात्मक इकाई अर्थात महासभा को विश्व की लघु संसद अर्थात संसार की नगर सभा की उपमा दी गई है। यानी कि जो ये संयुक्त राष्ट्र की महासभा है इसको विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी सदस्य देश शामिल है वो सभी इस सभा में बैठते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रत्येक सदस्य देश महासभा का भी क्या होता है? सदस्य देश होता है। ओके, जिन्हें समान मताधिकार दिया जाता है, इसका अधिवेशन प्रतिवर्ष कम से कम एक बार अवश्य बुलाया जाता है। यानी कि ये जो महासभा है ये साल में एक बार यानी कि एक वर्ष में एक बार जरूर होती है और सबको मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार, सबको इस सभा में वोट देने का अधिकार प्राप्त है। और ये जो सभा है ये सामान्यतः सितंबर महीने में होती है। अभी जैसे कि सितंबर महीना चल रहा है, आप पता कीजिए कि क्या ये महासभा इस बार हो रही है या नहीं हो रही है। और ये न्यूयॉर्क में होती है। ओके, और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी कहीं है? न्यूयॉर्क में ही है। ओके, तो यही थी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के बारे में। यहाँ से ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर भी आप ध्यान रखना कभी क्वेश्चन आ जाए कि महासभा क्या है तो आपको ये सारे बिंदु बता देने हैं। ओके, अब समझते हैं सबसे मेन टॉपिक को जो कि है सुरक्षा परिषद। अब सुरक्षा परिषद ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। जो सुरक्षा परिषद होता है संयुक्त राष्ट्र का उसमें 15 सदस्य होते हैं, यानी कि 15 मेंबर्स होते हैं। उस आधे मेंबर्स को हम स्थायी सदस्य कहते हैं और आधे मेंबर को हम अस्थायी सदस्य कहते हैं। अब ऐसे सदस्य जो हमेशा से संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने हुए हैं और उन्हें वीटो पावर यानी कि निषेधाधिकार
प्राप्त है, ऐसे को हम कहेंगे स्थायी सदस्य। और अस्थायी सदस्य वे सदस्य होते हैं जिन्हें वीटो पावर प्राप्त नहीं होता है और ये प्रत्येक 2 वर्ष में बदलते रहते हैं, यानी कि कभी 2 वर्ष में कौन सा देश अस्थायी सदस्य था, फिर कभी कोई और देश बन जाता है। तो इस तरीके से रहते हैं। अब स्थायी सदस्य की जो संख्या है वो 5 होती है और जो अस्थायी सदस्य है उनकी संख्या कितनी होती है, 10 होती है। और जो ये स्थायी सदस्य है इनमें है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। ओके, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ से एमसीक्यू और लेंथी दोनों क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बता दूं, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है जो सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देता है। इसके 15 सदस्य है, स्थायी व अस्थायी मिलकर। स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जो कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जिनको वीटो पावर मिली हुई है। और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, जिनको वीटो पावर प्राप्त नहीं है और ये चेंजेस होते रहते हैं, इसीलिए इनको अस्थायी सदस्य कहते हैं। ओके, तो सो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं सुरक्षा परिषद के कार्य। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी जो हाल पेयर एग्जाम होती है, आपकी जो त्रैमासिक एग्जाम होगी, हो सकता है प्री बोर्ड, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आता रहता है। ओके, बोर्ड एग्जाम में तो आपको देखने को भी मिल सकता है। अब देखो, सुरक्षा परिषद का पहला कार्य, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सबसे मुख्य कार्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। सबसे पहला, चूंकि ये सुरक्षा परिषद का है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा बनाना और शांति स्थापित करना, ये इसका पहला काम है। दूसरा, सुरक्षा परिषद किसी भी देश के हथियारों के भंडार को सीमित करने का निर्देश दे सकता है यदि अंतर्राष्ट्रीय रूप से वह खतरा महसूस हो। यानी कि अगर किसी देश के पास बहुत ज्यादा हथियार हो गए हों और सुरक्षा परिषद को लगे कि ये दुनिया के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो वो उस देश को अपने हथियार को सीमित करने या कम करने का भी जो आदेश है वो दे सकता है। उसके बाद सुरक्षा परिषद किसी भी बड़ी घटना, विवाद की जांच का आदेश जारी कर सकता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उसकी जांच करना, उस विवाद के बारे में जानकारी जुटाना, ये भी सुरक्षा परिषद का ही कार्य है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद शांति बनाने के लिए किसी भी क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ शांति सेना को भेज सकता है। अगर किसी क्षेत्र में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और वहां पर हमें शांति स्थापित करनी है, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना है उसे सुरक्षा परिषद भेज सकता है। ओके, उसके साथ साथ सुरक्षा परिषद किसी पद पर किसी भी विशेष प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिए कह सकती है। यानी कि सुरक्षा परिषद इतनी ताकत रखता है कि वह किसी विशेष पद पर किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिए कह सकता है। तो ये थे सुरक्षा परिषद के कार्य। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सुरक्षा परिषद से उसकी अन्य शाखा की ओर। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके अंग हमने 6 पढ़े, उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसियां भी होती है, उनको देखेंगे। इनका नाम आपने अक्सर सुना भी होगा। यह है संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखाएं और एजेंसियां निम्न है। WHO आपने नाम सुना होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की ही शाखा है। उसके बाद UNDP संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखा है। UNHRC संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग, इसका भी। उसके साथ साथ UNHCR, ये दोनों एक जैसे लगते हैं पर डिफरेंट है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग। उसके बाद CUNICEF1 संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, और यहाँ पर EUNESCO संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन। इनके नेम और फुल नेम आपको याद रखने हैं, क्योंकि ऐसे पूछा जा सकता है कि WHO का पूरा नाम क्या है, UNDP का पूरा नाम क्या है। तो आप एक बार याद कर लेना ताकि आपका जो MCQ वाले पार्ट रहते हैं वो बिल्कुल भी छूटे नहीं, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं। तो ये थी संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ शाखाएं और एजेंसियां। इस तरीके से हमने संयुक्त राष्ट्र के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में अच्छे से समझ लिया। अगर ये वीडियो आपको समझ आया होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वीडियो का जो कॉन्सेप्ट था वो मुझे समझ आ गया? तो इसके लिए अगर आप इन 4 क्वेश्चनों के आंसर दे पा रहे हैं, मतलब आपको वीडियो समझ आया। सबसे पहले, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है समझाइए।
संयुक्त राष्ट्र के क्या उद्देश्य है, संघ के क्या उद्देश्य है, सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के नाम लिखिए जिनको वीटो पावर प्राप्त है, और सुरक्षा परिषद के कार्य लिखिए। अगर ये चीज़ें आपको समझ आ गई तो समझिए आपका वीडियो देखना सक्सेसफुल रहा। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप एक बार डबल से और वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।